Okay, so is it visible to everyone? Yes, sir. So now, as our interview is coming nearby, so we should have general awareness, because this is very important. Anyone can ask you about the current happenings which are happening these days, and they might ask you your opinion on that particular subject or particular topic also. So what we can do, what we are going to do in the next coming days, we are going to have this lecture series, general awareness lecture series. We'll have this general awareness lecture. This is first. What we are going to discuss, few topics, and we'll try to understand from the background. थोड़ा सा उनको समझेंगे और अपनी क्लैरिटी को अच्छी आसान सी लैंग्वेज में हम समझ के इंटरव्यू में भी कुछ बोलने लायक हो जाए, ऐसा कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंदिरा शॉनी केस, ये क्या चीज है। फिर हम सुप्रीम कोर्ट का मराठा कोटा वर्डिक्ट पे, क्योंकि पूछा जा सकता है बिकॉज गोइंग टू महाराष्ट्र, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या मराठा कोटा मतलब कोटा पे वर्डिक्ट दिया था, क्या था वो। ऐसे ही हरियाणा जॉब कोटा लो क्या है, लोकल रिजर्वेशन क्या चीज है, क्या चीज थी। इन द सेम वे टू मोर टॉपिक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये क्या चीज है और हमें क्यों पता होना चाहिए, वी विल डिस्कस दैट। एंड एबॉलिशन ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या चीज होती है, एंड फर्दर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। इज एवरीवन रेडी? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So the first thing that we are going to study is Article 16. तो देखो, पहली बात हमें ये समझने की है कि एक्चुअली मैंने जब मैंने ये लेक्चर सीरीज के लिए स्टार्ट किया था तो मैंने ये वाला टॉपिक नहीं लिया था, ये मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट चेंजेस करे हैं। लास्ट मिनट में मैंने इसका आर्टिकल 16 एंड इंदिरा शॉनी केस लिया है। तो मैंने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लिया था, बट मैंने सोचा कि जब हम फ्लो में चल रहे हैं तो इसके फ्लो में चलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे बाकी तीन जो हमारे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट मराठा कोटा वर्डिक्ट एंड हरियाणा जॉब कोटा लॉ। आर्टिकल 16 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, सॉरी not equality, basically it talks about public employment में, what do you mean by public Equality employment? of opportunity in public employment. yes Yeah. तो equality of opportunity हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे आर्टिकल 16(1) क्या कहता है, 16(2) क्या कहता है, 16(3) क्या कहता है, 4 क्या कहता है, प्रमोशन एंड ऑल दैट, विल सी इट वन बाय वन। सो बेसिकली इसका स्कोप ये है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, इन दोनों में व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 16(1) कहता है। नाउ 16(2) ये बताता है वो कौन से 7 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, ठीक है, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चलो ठीक है, हमने ये भी समझ लिया। नाउ अब क्या है, आर्टिकल 16(3) बोलता है कि रेजिडेंस के बेसिस पे हम कुछ रिजर्वेशंस कर सकते हैं। तो अभी तो हमने यहां पढ़ा था कि रेजिडेंस, हम इन 7 बेसिस पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 16(2) में अभी जस्ट हमने ये पढ़ा। अब आर्टिकल 16(3) ये बोलता है कि नहीं, अगर पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर चाहे तो वो कुछ ऐसे लॉज बना सकती है जो कि कुछ पर्टिकुलर एरिया रेजिडेंस के होने के बेसिस पे
उन पर्टिकुलर एरिया वालों को वो कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सके। इज इट क्लियर? जैसे मैं आपको बताता हूं, पार्लियामेंट ने पहले ऐसे लॉज बनाए हुए हैं जिसमें कि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको और भी हैं कुछ स्टेट्स, इनको ये प्रोवाइड किया हुआ है कि कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे कि आप रेजिडेंस के बेस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में आप रिजर्वेशंस दे सकते हो। लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस, मतलब बेसिकली उसका रीजन क्या है? बेसिकली वो चाहते हैं कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो ऑफ दैट एरिया, क्योंकि उस जगह का कोई आदमी, जैसे सपोज करो ये एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट में ये पोर्शन ऐसा है, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो कि कंसिडर जैसे ये एक्सट्रीम लेफ्ट विंगिज्म है यहाँ पे। व्हाट इज एक्सट्रीम लेफ्ट विंगिज्म? व्हाट इज एक्सट्रीम लेफ्ट विंग? एनीवन? अरे ये नहीं पढ़ा तुमने? नक्सलिज्म, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट विंगिज्म। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, चलो। नक्सल जो है, नक्सलिज्म, नक्सलवाड़ी एरिया से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली दे आर फॉलोअर्स ऑफ माओइज्म, जो कि माओ जेडोंग ने कहाँ स्टार्ट किया था? माओ जेडोंग ने चाइना में स्टार्ट किया था, बट चलो ठीक है। तो ये ऐसे एरियाज हैं, इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं, ऐसे कुछ एरिया है इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो अगर हम यहाँ के लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज देंगे तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट करेंगे। तो इस बेसिस पे हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे हम कुछ रेजिडेंस के अकॉर्डिंगली हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम उनको क्या कर सकते हैं? रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्लियामेंट ये एक्ट पास करे। पार्लियामेंट मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, या मतलब दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर ये काम होना चाहिए। न्यू दिल्ली की पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? पार्लियामेंट मतलब न्यू दिल्ली में जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट बोलेगी कि हाँ, आंध्र प्रदेश में कुछ इलाके हैं, मणिपुर में कुछ इलाके हैं, त्रिपुरा में कुछ इलाके हैं, यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ रेजिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है। सो बेसिकली क्या बताना जा रहा है? आर्टिकल 16(2) में हमें बताया गया है इतने सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट आर्टिकल 16(3) इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(2) सिर्फ एक ग्राउंड पे, कौन सा? रेजिडेंस। और उसके लिए भी क्या रीजन है? एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो वहां के एरिया की और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट एरियाज ऑफ अ स्टेट। दैट्स द ओनली रीजन। इज दिस क्लियर और नॉट? शैल वी मूव अहेड? Yes. ओके। अब क्या है? आर्टिकल 16(4) ये बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें। इसी आर्टिकल के में 2 अमेंडमेंट्स भी हुए बाद में, ठीक है, हम वो सब समझेंगे और होलिस्टिक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट? यस, यहाँ पे स्टेट का मतलब है GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर है टू रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लास। क्यों? उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। पर इसमें आएंगे कौन कौन? जैसे कि OBC, जैसे कि SC, जैसे कि ST, ये कैटेगरीज आएंगी इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पावर है इन द कॉन्टेक्स्ट कि भाई सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए OBC की, SC की, ST की, तो हम कुछ रिजर्व कर देते हैं पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। बेसिकली इसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अब
कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जॉब्स में, ठीक है, उस कम्युनिटी के लोग जॉब्स में है ही नहीं, तो हम उसी के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व करेगी कुछ पोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए जो कि ओबीसी एससी एसटीज हो सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन? अब एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है। इसमें केस क्या होता है, देखो एक बात समझने की कोशिश करो, कोई भी हमारा सबसे पहले बना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है बहुत ही स्ट्रांगली बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशन की इन आर्टिकल्स में कोई कुछ पावर्स वगैरह दी होती है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ पावर्स दी होती हैं। उन पावर्स के अकॉर्डिंगली उन पावर्स के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई पार्लियामेंट जो है, हमारी पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट जो है कुछ एक्ट्स बनाती हैं, एक्ट्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, अगर आप मतलब कितने एक्ट्स बता दूं मैं, जैसे इंडियन टेलीकॉम एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, और कितने सारे सेवरल एक्ट्स हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट्स है, पीसीपीएनडीटी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इतने सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को यूज करते हुए कुछ एक्ट्स बनाते हैं, जैसे आईटी एक्ट, ये इसमें। अब इन एक्ट्स में सेक्शंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स, ये याद रखना बात हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस नहीं होते हैं, जबकि एक्ट्स में सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस। अब ये जो सेक्शंस होते हैं, अगर कोई एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, जैसे आईटी एक्ट, और इसमें कुछ ऐसी बात लिख दी जो कि वॉयलेटिव है आर्टिकल्स के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेटिव है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एक्स बात, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें नॉट फ्रेमिंग एन एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज करो कुछ भी लिखा है, ठीक है, कि एक्स बात लिखी हुई है, और इस एक्ट में लिखी है वाई बात लिखी हुई है, और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक्स एंड वाई बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी, तो कौन प्रिवेल करेगा? एक्स विल प्रिवेल एंड द वाई पर्टिकुलर थिंग ऑफ द एक्ट विल स्टैंड नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब खत्म हो जाएगी वो बात, नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट के उस सेक्शन को खत्म मान लिया जाएगा। लेकिन ये खत्म माना कैसे जाता है, इसको ये बताया कैसे जाता है कि यस दिस एक्ट इज वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पता कैसे चलता है? कोई ना कोई आदमी केस कर देता है, जैसे ये यहाँ पर इस केस में बालाजी ने केस कर दिया अगेंस्ट स्टेट ऑफ मैसूर, ये स्टेट में टी रह गया, स्टेट ऑफ मैसूर, पहले मैसूर स्टेट था, ठीक है, जो आज कर्नाटका आंध्र प्रदेश में टूटा हुआ है, ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैसूर, वहां पर ये केस कर दिया। तब इन्होंने फिर ये उसमें अपना जजमेंट देते हैं, मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया होगा, वो जजमेंट की बातें जो होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो जो उन्होंने लिखा होता है, फिर वो ही हमारा एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की बातें बन जाती है एक तरह से, ठीक है, जो उन्होंने बोल दिया स्टैंड मतलब वो स्टैंड कर दिया। इज दैट वेरी क्लियर दिस प्रोसेस, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट को कुछ पावर्स देता है कि कुछ एक्ट्स बनाए, क्योंकि क्या होता है, एक्ट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, अब ये भी बात आती है कि मतलब एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी विद टाइम चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है।
उस इवॉल्विंग सिनेरियो के लिए अब देखो, पहले आप बात समझो कि आज से पहले मतलब अगर आप ये समझे कि 2000 में भी 2000 में भी आईटी एक्ट 2000 में बना हुआ है, क्या उस टाइम व्हाट्सएप था? क्या उस टाइम ओटीटी प्रोवाइडर्स थे? नहीं थे। तो 2000 में एक्ट बना हुआ है, तो इस एक्ट में ये जो व्हाट्सएप का प्राइवेसी वाला फंडा है, वो कैसे इसके अंदर आ सकता है? इजंट इट? तो क्या होता है, विद टाइम उनको एक्ट्स में अमेंडमेंट्स भी करने पड़ते हैं या नए एक्ट्स लाने भी पड़ते हैं। अब आईटी एक्ट 2000 में क्यों आया? क्योंकि उसी टाइम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था। 1985 और 85 से शुरू हुआ था। राजीव गांधी जो है ये लेके आए थे कि भाई हमें कंप्यूटर का रेवोल्यूशन करना है, तो उन्होंने कंप्यूटर्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में बहुत काम किया उन्होंने। मतलब आज जो हम कंप्यूटर्स पर, तो ये अल्टीमेटली उन्हीं की देन की लेगेसी है। 85 में उन्होंने शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा, तब जाके 2000 में ऐसी बात महसूस हुई कि वी नीड टू हैव एन एक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स यूज करके एक्ट्स बनाता है। एक्ट्स में अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी सेक्शन इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को वायलेट करता है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। उसको बता दें कि ये एक्ट एप्लीकेबल, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये होता कैसे है? होता ऐसे, कोई ना कोई केस कर देता है, कोई ना कोई केस में डिस्कशन होता है, तो उस केस में जो भी जजमेंट आया होता है फिर वो फॉलो होता है। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन और नॉट? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना आपको आगे भी अभी आगे भी आएगी बात बार बार। हाँ या ना? कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। Okay, so sir, basically फिर इस situation में the Supreme Court plays a judgment role and whatever happens in that is followed, right? हाँ, फिर वो माना जाता है। अनटिल उसके बाद की बात बताता हूँ, अनटिल एंड अनलेस हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा एक और नया लॉ लेके आए या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दे, ठीक है, जो कि उसको ओवरटर्न कर दे, उसके डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दे। ये भी एक सिचुएशन होती है, पर बहुत ही रेयर टू रेयर केसेस में ऐसा होता है, बहुत आसानी से ऐसा होता नहीं है। अब देखो एक चीज दोबारा से थोड़ा, या प्लीज गो अहेड। So usually, sir, it's in the favor, I feel, of the constitution because जैसे कोई decision हुआ and you know constitution के against है वो, right? So even Supreme Court, I feel, will have a preference towards upholding the constitution. बहुत I think rare ही होता होगा कि जैसे मे बी बालाजी के उन्होंने सपोर्ट में वो जजमेंट पास कर रहे होंगे। तो देखो एट द एंड ऑफ द डे हमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत ये है, सुप्रीम कोर्ट को माना गया है प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी किताब को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसको प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, देखो कोई भी एक्ट, जैसे पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास कर सकती है, उसके लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जैसे इन्होंने लेके आए आईटी एक्ट लेके आए, अभी रिसेंटली कौन सा एक्ट आया है अभी हमारे पास में, जीएसटी का एक्ट आया था अभी 2-3 साल पहले, है ना? तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाती है। जीएसटी वाला तो खैर नहीं हुआ, बट एक सिंपल मेजॉरिटी मतलब 545 मेंबर्स हैं, 272-73 ने बोल दिया हाँ भाई पास 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 पास। उसके बाद में राज्यसभा जाता है, उन्होंने बोला पास 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 पास। उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है और फिर वो एक्ट बन जाता है, मतलब एक्ट बन जाता है और उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, पर ये बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनी थी 1947 से लेके 1950 तक ये बुक बनी थी। इनफैक्ट 1949 तक ये बुक बनी थी और इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना गया है, मतलब सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब क्या है, पार्लियामेंट चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आर्टिकल्स को भी अमेंड कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है।
पार्लियामेंट चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई बातें हैं उसको अमेंड कर सकती है और चेंज कर सकती है चाहे, बट ये काम करने के लिए उनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अभी आप ये पढ़ लेना स्पेशल मेजॉरिटी क्या चीज है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड ऑल दैट होता है। प्लस ये तो करना ही करना पड़ेगा, प्लस जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनके जो मतलब वहां पे जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, उनकी जो छोटी छोटी पार्लियामेंट तो नहीं बोलते, लेजिस्लेचर बोलते हैं, मतलब स्टेट में उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। उनकी जो लेजिस्लेचर है उसमें मतलब टोटल जितनी भी स्टेट्स लेजिस्लेचर्स हैं उसकी 50% लेजिस्लेचर्स इसको पास करें, इस अमेंडमेंट को पास करें। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना इज अ टफ टास्क। कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना इज अ टफ टास्क। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन और नॉट? यस सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो हम आगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहोगे तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, प्लीज मेरे को पूछ लीजिए अगर किसी को रिपीट कराना है तो। सर पहले में पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी होती है या फिर पहले स्टेट पहले लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट पास करेगा, फिर 50% मेजोरिटी, फिर 50% स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना है। ओके सर। वो कराना ही कराना है, अदरवाइज वो कभी अमेंडमेंट होगा नहीं। इतना आसान नहीं होता अमेंडमेंट कराना। ओके, अब मैंने आपको ये बता दिया कि वो नल एंड वॉइड कैसे होते हैं। वो नल एंड वॉइड जैसे ऐसा कोई केस कर देता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनफैक्ट ये दो आर्टिकल्स के बीच में भी होता है, दो आर्टिकल्स के बीच में कि ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल के का वायलेटिव है, तो हम उसमें भी बड़ा माना जाता है कि कौन सा बड़ा आर्टिकल है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स की मतलब जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है बजाय कि और दूसरे आर्टिकल्स की। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहता है कि भैया ये पहले इंपॉर्टेंट है, इसको मानेंगे हम, इसको नहीं मानेंगे, इसको इतना पोर्शन खत्म कर दो, ऑमिट कर दो, नल कर दो, वो नल एंड वॉइड कर दो। ठीक है, तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, ऐसा ही होता मतलब कोई भी केस होता है ना उसमें या तो कुछ नई चीजें बता देते हैं वो, या फिर कुछ नया इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, या फिर उसे खत्म कर देते हैं, या उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, ऐसा ही कुछ होता है बस। तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में क्या हुआ कि ये वाला आर्टिकल कब अप्लाई होगा, जब बैकवर्ड क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे तभी ये आर्टिकल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, दे डू नॉट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अंडर स्टेट, मतलब उस स्टेट में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो बैकवर्ड है सोशली एंड एजुकेशनली और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उसका उतना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे टोटल स्टेट में, जैसे सपोज करो वी टॉक अबाउट हरियाणा स्टेट, हरियाणा में 100 जॉब्स हैं, टोटल 100 जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें से 51 तो जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, एंड बाकी SC ST के लिए हो गई 22 हो गई, और एक पर्टिकुलर और हो गया 25 हो गई, 25% हो गए हमारा OBC, 22% हो गए SC ST, 25 और 47, हाँ, और 4% सपोज कर लो जाट्स की हो जाती है, जाट्स की सपोजेडली 4%। तो हम ये कह सकते हैं द नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट 4%, तब हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? अभी हम कब अप्लाई कर सकते हैं इसको, समझ में आया कि नहीं? Yes. ओके, शैल वी मूव अहेड। अच्छा, हम दोबारा से वापस जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका फ्लो खराब हो जाए, तो हम दोबारा से इसको देखकर सही से समझते हैं दोबारा से।
आर्टिकल 16 में क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट में। इसके बाद में ये कहता है कि 7 ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बर्थ हो गया यहाँ पर। आर्टिकल 16(3) में ये कहता है कि पार्लियामेंट कुछ एरियाज को डेवलप करने के लिए, वहां की एक्सेलरेट ग्रोथ करने के लिए, या उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉज बना सकती है जिसमें कि रेजिडेंस के बेसिस पे उनको कुछ रिजर्वेशन मिल सके। ये आर्टिकल 16(3) बोलता है। 16(4) क्या बोलता है कि भैया स्टेट के पास में पावर है किस चीज की, टू रिजर्व पोस्ट फॉर द बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास में कौन कौन आते हैं, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। तो कब कर सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में ये बात, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बताई गई कि भैया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए उनको, और उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए जॉब्स एंड ऑल, ठीक है, ओके। अब इसी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक और केस हुआ, उसमें कुछ इसके बारे में और बताया गया, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ना कैरी फॉरवर्ड रूल था। मतलब क्या कि जैसे इन द ईयर 1956 में क्या हुआ, टोटल वैकेंसीज एससी एसटी के लिए, तब ओबीसी का रिजर्वेशन तो तब था नहीं, तब ओबीसी का तो रिजर्वेशन था नहीं, तो एससी एंड एसटी के लिए 22% का रिजर्वेशन था उसमें से, लेकिन 10% लोगों ने जॉब्स लिया। अब अगले साल क्या किया, ये 12 बच गया ना, तो 12 बच गया, तो 22% का रिजर्वेशन था, तो अगले साल 12 बच के तो कितना होगा, 34% का रिजर्वेशन हो गया। फिर इधर इस साल 12% लोगों ने लिया सिर्फ, ठीक है, तो कितना हो गया, अभी भी कितना बच गया, 22%। तो अगले साल फिर बढ़ के 22, और कितना हो गया इसमें से 22 में से 12 करके 44%, 22 और 44%। तो ऐसे करते 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 ये 65 और 68% तक पहुंच गया, 69% तक, 68% तक पहुंच गया, ठीक है। तो फिर केस कर दिया फिर से, ठीक है, कि भैया ये कैरी फॉरवर्ड रूल चलता रहेगा कि मतलब जितनी बच जाएंगी वो अगले साल उतना, अगले साल उतना। ऐसे तो करेंगे तो एक टाइम आएगा 100 की 100% रिजर्व हो जाएंगी उनके लिए, एससीज एंड एसटीज के लिए। तो जनरल कैटेगरी वाला, ओबीसी तो उस टाइम थी नहीं, ठीक है, ये पुराना है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे इस चीज को, ये तो मतलब अगेन, तो उसमें ये बोला कि भैया उसमें इनवैलिडेट किया कि भैया 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, 22 से 34, 34 से 44 भी होगा, इसके बाद मैक्सिमम जो हो सकता है बस 50%, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट ये कि रिजर्वेशन में 50% की सीलिंग कर दी कि टोटल रिजर्वेशन जो है अगर कैरी फॉरवर्ड के थ्रू भी हो रहा है तो वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? ये चाहे इसके बाद वो कितने साल चाहे उसमें कोई भी नहीं आए, लेकिन 50% से ऊपर नहीं जाएगा। Is that clear with everyone or not? Yes, sir. Any doubt in this? Please तो tell, please ask me. जैसे अगर 50% का भी पूरा होता ही नहीं है तो हमेशा 50% ही रहेगा? हाँ, वो 50% से उससे ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं मतलब उससे कम भी नहीं होगा? नहीं, कम अगर भर जाएंगी तो कम हो जाएगा। 25-30% ही हो रही है जैसे। मतलब आई थिंक अगर डिस्कशन या डिबेट खत्म हो जाए 30% रिप्रेजेंटेशन पे तो रुक जाएगा, बट इट कैन नॉट एक्सीड 50%। बस 50% से ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ। 50% से बस, मतलब अगर 100 वैकेंसीज हैं तो ये दिखाएंगे 50 इज रिजर्व, इसके अकॉर्डिंगली 50 इज रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है, और बाकी 50 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। समझ में आ गई बात? बस ये है सिंपल, चाहे वो भरे या ना भरे, इट डजंट मैटर, 50 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये इन्होंने कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी बोलते हैं इसको, ये इन्होंने देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डाल दिया। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? यस। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स यूज करके पार्लियामेंट क्या बनाती है, लॉज बनाती है। उस लॉ को चैलेंज किया जा सकता है बाय एनीवन। एनीवन मतलब कोई भी, मैं और आप भी कर सकते हैं, एनीवन।
हम उस लॉ को चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसका असेसमेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट असेसमेंट करने के बाद बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये लॉ तो गलत है, तो अब से ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। ठीक है, ये गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, अब ये फॉलो, अब से ये फॉलो होंगे। ठीक है, अगर देखो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनका अल्टीमेटली काम होता है टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ को बोला नहीं नहीं ये सब सही नहीं है, ये हम जो बता रहे हैं, किसी ने केस करा उसने बताया ये हम बता रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको वो किसी भी सूरत में नहीं हटा सकते, वो चीज कर। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस कर दे। हाँ या ना, ये बात किया था हमने थोड़ी देर पहले। Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इस केस पे आ जाओ वापसी। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50% से ज्यादा भैया सीलिंग नहीं रख सकते हैं किसी भी सूरत में, मतलब सीलिंग कर दी थी, मतलब इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 16 में 4B ऐड कर दिया, यूजिंग द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर SCs एंड STs की नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे 14th भी को। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ऊपर देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 16 आर्टिकल 16(4) पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, हम इंदिरा शानी केस को भी स्किप कर देते हैं। आर्टिकल 16(4)A एंड आर्टिकल 16(4)B ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है 81st, जिसने क्या किया, एंडेड सीलिंग ऑन रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs जो बैकलॉग वैकेंसीज होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हो चुका है ऑलरेडी। समझ में आ गई बात? तो अल्टीमेटली अब आप खुद सोचो, नॉर्मली अब आप खुद सोचो, तो बेसिकली यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अल्टीमेटली उनका जो डिसीजन है वो ओवरटर्न कर दिया। हाँ या ना? Yes, और sir. इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया। अब कर लो जो करना है तुमको, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारा काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया अब हमने, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है। ठीक है, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी गवर्नमेंट में नहीं है। अब देखो जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, 14 से लेके 19 तक गवर्नमेंट के पास में राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन अब 19 के इलेक्शंस और बेहतर तरीके से जीतने के बाद में इनके पास में पावर ज्यादा आ गई है। मतलब अब राज्यसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में तो है ही मेजोरिटी इनके पास में। ठीक है, तो क्या होता है ये, और अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टेट्स भी हैं, ऐसे स्टेट्स भी हैं जिसमें कि इन्हीं की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी जब पावर की गवर्नमेंट आती है तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना आसान होता है। द सेम हैपेंड विद इंदिरा गांधी ऑल्सो। वो भी इस चीज को कर सकती थी। क्यों? क्योंकि 71 में आफ्टर द एंड ऑफ इंडो पाक वॉर हर इमेज वेंट अप लाइक एनीथिंग। एवरीवन वाज अप्रिशिएटिव ऑफ इंदिरा गांधी, हर जगह उन्हीं को ही मिल रहे थे। द सेम हैपेंड विद राजीव गांधी ऑल्सो इन द ईयर 1984, जब उसके बाद में उनकी मदर की डेथ हुई, मतलब इंदिरा गांधी को जब शी वाज शॉट डेड बाय वन ऑफ हर गार्ड, बलवंत सिंह और बयान सिंह शायद था, उन्हीं के गार्ड ने उनको गोली मार दी थी बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो उसके बाद में उनको बहुत सारी सिंपैथी वोट्स मिल गई। तो मतलब कहते हैं अब तक की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, जिसमें कि पार्लियामेंट में सिर्फ उनके अप्रोक्सीमेटली 400 लोग थे उनके पार्लियामेंट में। तो ऐसे केसेस में जब एक प्राइम मिनिस्टर के पावर कब आती है, जब लोकसभा भी उन्हीं की और राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं तो वहां से वो पास कराना पड़ता है। नाउ इज दिस क्लियर कि आर्टिकल 16(4)B कैसे आया?
Yes, sir. यार बोर तो नहीं हो रहे, समझ तो आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये, पर आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल फॉर यू। Yes, sir. अगर आपको लगे दोबारा तो मैं दोबारा ऊपर से जाके पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हमने आर्टिकल 16 ही बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद मराठा कोटला और हरियाणा तो इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको बहुत लगेगा अरे तो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मली हमने जो पढ़ लिया वो तो ऊपर ही पढ़ लिया। एनीवन? सर एक बार थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। शुरू से कर दे, कोई बात नहीं, शुरू से कर देते हैं, कोई बात नहीं। Our ultimate purpose is to make you understand. देखो आर्टिकल 16 क्या कहता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स, बेसिकली सिंपल बात, ठीक है। तो उसके बाद 16(2) में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसमें एक है रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन, इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट आर्टिकल 16(3) में ये लिख दिया गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे, पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मतलब दिल्ली में जो बैठती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलूंगा मैं उसको, दिल्ली में जो बैठती है पार्लियामेंट, अगर वो चाहे तो वो किसी पर्टिकुलर एक रेजिडेंस को, मतलब ये ऐसा कुछ लॉ बना सकती है जिसमें कि उस पर्टिकुलर रेजिडेंस के एरियाज के लोगों को कुछ रिजर्वेशन दे पाए बेसिस ऑन द रेजिडेंस, कि तुम इस जगह के हो इसलिए तुमको इस बात की रिजर्वेशन मिल सकती है। ये आर्टिकल 16(3) में ही लिख दिया उन्होंने, ठीक है। और लिख दिया इट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(2) में क्या लिखा हुआ था कि भैया इन 7, ये जो 7 हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इनके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट 16(3) में ये लिख दिया कि रेजिडेंस के बेस पे अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो ये बोलती है कि इस पर्टिकुलर रेजिडेंस के लोगों को हम कुछ रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो वो वैलिड होगा। समझ में आ गई बात? 16 1 2 3। आशिका, शैल वी गो अहेड? यस सर। अच्छा, पार्लियामेंट ऐसा क्यों करेगी? वो देखने के लिए कि भाई कोई बहुत ज्यादा बैकवर्ड तो नहीं रह गया, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस वजह से, ठीक है। अब क्या है, 16(4) में ये लिख दिया कि स्टेट के पास में ये पावर है कि वो कुछ पोस्ट को रिजर्व कर सकती है इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी? ओबीसी हो सकती है, एससी हो सकती है, एससी हो सकती है। इनकी क्यों कर सकती है? सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों? बेसिकली उनका कोई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अब क्या हुआ, एक केस हुआ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। उसमें 16(4) के बारे में और भी कुछ बातें बोली गई, जैसे उन्होंने बोला बैकवर्ड क्लास सोशली एंड एजुकेशनली दोनों होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए और एजुकेशनली भी होना चाहिए, और उनका कोई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो स्टेट में। तभी तो मैंने बताया ना, वो 4% जाट्स को अगर मिल रही है सिर्फ जॉब, तो और बहुत ही कम रिजर्वेशन है इनका, एजुकेशनली एंड सोशली भी बैकवर्ड है, तो यार इनके लिए हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करती है स्टेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू रिजर्व सम पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लास। एक केस में 16(4) के बारे में ये बात बताई। अब दूसरा केस हुआ, दूसरा केस में क्या था, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बताया गया कैरी फॉरवर्ड रूल, जिसमें कहा कि अगर सपोजिटली हम जो 22% का रिजर्वेशन दे रहे हैं एससी एसटी को, अगर वो फिल नहीं होती है सारी वैकेंसी, सपोज करो फर्स्ट ईयर में बच गई 10% बच गई, सेकंड ईयर में फिर 22% का मिल जाएगी, तो 22 और 10 32 हो गए, 32%। फिर इस साल सिर्फ 15% भरी है, तो अभी भी 16% बच गई, तो 22% फिर से मिलेगी, यहाँ बच गई 16%, सॉरी 17% बच गई यहाँ पर, है ना। तो 17 और 22 37, ऐसे करते करते तो ये 100% तक पहुंच जाएगी। तब इस केस में ये बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। 50% की इन्होंने सीलिंग तय कर दी कि 50% की सीलिंग तय कर दी। बट कुछ टाइम बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो भी उस वक्त पावर में थी, उन्होंने 81st अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया कि नहीं, अगर बैकलॉग है वैकेंसी तो 50% की सीलिंग कुछ नहीं है, जितना मर्जी हो चलता रहे।
ठीक है, Yes, sir. So ये shall we case move है ahead? थोड़ा। Yes, sir. Shall we move ahead? Okay. Now, a very important case which we are going to discuss is Indra Shoni versus Union of India. ये अभी भी implement होता है, ये अभी भी इसी के बेसिस पे इसी के बेसिस पे मराठा कम्युनिटी वाला जो आएगा वो आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये फिर गलत लिख गया, मंडल कमीशन आएगा, इसको बोलते हैं मंडल। अरे कमीशन की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, शिट, जल्दी जल्दी बनाया मैंने। तो मंडल कमीशन 1 जनवरी 1979 को, उस टाइम जो गवर्नमेंट में थे मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन को अपॉइंट किया, ये बताने के लिए कि भैया सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताओ। तो इन्होंने अगले साल ही 1980 में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं ये, और इन्होंने बताया कि भाई 52% जस्ट अ सेकंड, जो है 52% हमारा ओबीसी जो है पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो हमें 27% का रिजर्वेशन दे देना चाहिए। और ये रिपोर्ट जो है 1983 में सबमिट की गई। 1983 में इंदिरा गांधी थी, नो एक्शन टेकन, इंदिरा गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बिकॉज उनको ये पता था। इसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उनको ये पता था कि अगर हमने इसमें कुछ काम किया तो ये एक ऐसा था, एक देश जल सकता था पूरा, बिकॉज हर आदमी अपने बेनिफिट के लिए सोचता है, फिर दंगे हो जाएंगे। इंदिरा गांधी राजीव गांधी के बाद में सरकार बनती है वीपी सिंह की। वीपी सिंह ने 13 अगस्त 1980 को कहा कि वी विल इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन, मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे हम, और कि 27% रिजर्वेशन देंगे हम। ओहो, ये करते ही पूरे इंडिया में सर क्या होगा? 27 22 है, 22.5 है एससीज एंड एसटीज के लिए। एससीज 15%, एसटीज 7.5%। ओके वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। 15% एंड 7.5%, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। ये चीज हमें मंडल कमीशन से आई है हमारे पास। 27% वीपी सिंह ने 13 अगस्त 1980, सॉरी 1990, सॉरी 13 अगस्त 1990 को उन्होंने ये कहा कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 1990 में बोला, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? राइट्स हो गए। अगर आपको शायद पता हो या ना पता हो, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट। बहुत सारे लोगों ने अपने को सेल्फ इमोलेट कर लिया था इस चक्कर में, आग लगा ली थी, ठीक है, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? राइट्स दो तरह के हो गए। एक तो इसके सपोर्ट में थे, वो कर रहे थे। एक इसके मतलब मंडल कमीशन के सपोर्ट में भी तो कुछ लोग थे। भाई जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो लोग तो खुश होंगे ना इस बात से, और जिनको नहीं मिल रहा था वो दुखी थे इस बात से। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्लैशेस होने लगे। सपोर्ट और अगेंस्ट वाले जो थे, दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगे। तो बहुत इट वाज अ वेरी वेरी सैड टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वीपी सिंह ने ये काम किया था। वीपी सिंह, ये वही वीपी सिंह है जिन्होंने जो कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और इन्होंने, राजीव गांधी पे केस हुआ था, बोफोर्स स्कैंडल केस, बोफोर जो घोटाला हुआ था, स्कैम हुआ था, उसमें वीपी सिंह ने ये बोला था कि हाँ राजीव गांधी भी इन्वॉल्व है इसमें। और इन्होंने अपने वहां से एब्डिकेट कर दिया था, मतलब वो हट गए थे, रिजाइन कर दिया था पोस्ट से। और फिर इन्होंने जनता दल में जाके फिर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। वो सब छोड़ो, मतलब दैट्स नॉट पार्ट। तो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंड इन द मंडल कमीशन एंड ऑल। इज दैट वेरी क्लियर? अंडरस्टूड व्हाट वाज मंडल कमीशन, how it implemented and all? Any questions, please ask me.
Nothing? Shall we go ahead? Okay. Yes, sir. Yes. तो अब जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया था कि जब कुछ ऐसा कुछ नया हो गया, ठीक है, नया हो गया तो भाई इसके लिए कुछ ना कुछ केस हो जाएगा, कोई ना कोई केस कर देगा कि ये तो गलत है, ये और वो ऐसे ना कैसे करके पहुंच जाएगा। वो कहाँ पहुंचेगा, वो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ केस Supreme करेगा, Court. कोर्ट में Supreme करेगा। Court. इट्स नॉट ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट, बट यस, मतलब अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। Ultimately sir वही पहुंचता है usually. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट भी दे सकती है इसको, लेकिन हाई कोर्ट में चैलेंज होगी फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मंडल कमीशन के लिए अब क्या हुआ, चैलेंज वो तेरी या तो सब कुछ गलत लिखा है, चैलेंज है, ये चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। तो उसका आउटकम क्या हुआ, किसने करा, इंदिरा सोनी ने। I don't remember that she was a lawyer or a newspaper journalist, मुझे ये याद नहीं है कि लॉयर थी, ये मैं मिस कर रहा हूँ, शायद लॉयर थी या न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट थी, whosoever it was, चलो उससे हमें बहुत अनदर। तो इन्होंने जब केस कर दिया तो फिर कोर्ट ने कुछ बातें बोली, वो बातें आज तक एप्लीकेबल हैं, कुछ में कुछ, सारी तो नहीं। पहली चीज, रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, मतलब जितना भी रिजर्वेशन होगा, टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड, टोटल रिजर्वेशन should not exceed 50%. Is that very clear with everyone or not? Yes, sir. It can exceed. Again, इन्होंने अपने ही जजमेंट में ये बात भी बोल दी, it can exceed 50% under extraordinary circumstances. फिर पूछा गया कि भैया वो क्या होंगे, वो हम बाद में बताएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बाद में बताएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्या है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही ये रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा हो सकती है। अब आपको पता होगा ओबीसी में भी दो होते हैं, एनसी नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर, है ना। तो उन्होंने बोला क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड, ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को हटा दो। इन्होंने ये बोला कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इससे पहले बताया इन्होंने ये बात भी बोली कि रिजर्वेशन इन ओनली इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था जब भी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? भाई आपको एक बार अपॉइंटमेंट दे दिया, आपको जॉब लग गई, उसके बाद तो अपनी मेहनत से आप आगे जाओ, ठीक है। That's what the thought process of Supreme Court was. Is that very clear or not? Any doubt in this till now? Okay. No, sir. अब क्या है कि जब ये प्रमोशन वाली बात आ गई, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब यही बात चलेगी। तो फिर हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कोई रूल अमेंडमेंट कर सकती है टू ओवर कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर सकती है वो, yes, है ना। तो ऐसे उन्होंने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लेके आए, जिसके थ्रू उन्होंने आर्टिकल 16(4)B ऐड कर दिया और उसमें ये बोल दिया रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन प्रमोशंस आल्सो, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, ये समझ में आ गई बात की नहीं आई अभी? अब हम फिर से वापस जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, थोड़ा आपको क्लैरिटी बनी रह जाती ताकि जिससे ओके। आर्टिकल 16(1) में क्या कहते थे? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। 16(2) में क्या कहते थे? 7 ग्राउंड्स होंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन 16(3) में क्या बोला कि कर सकते हैं रेजिडेंस के बेस पे, जब पार्लियामेंट बोले, पार्लियामेंट अगर एक स्पेशल एक्ट पास करेगी तो उस केस में स्पेसिफाइड एरिया करेगी, उस केस में हम रेजिडेंस के बेसिस पे प्रमोशन दे सकते हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है। ये 16(4) में क्या लिखा था कि स्टेट के पास में पावर होगी कि वो ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व करे, बैकवर्ड क्लास के लिए एंड ऑल दैट, ठीक है।
ये सारा उन्होंने लिखा था। उन्होंने एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसलिए। तो बालाजी और स्टेट ऑफ मैसूर में दो बातें और बोली कि भाई मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए और उनका नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अंडर स्टेट, मतलब स्टेट के अंडर नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तभी हम उसको बैकवर्ड क्लास समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे हम उसको। ठीक है। फिर देवदासन का केस हुआ, उसने बोला कैरी फॉरवर्ड रूल कि भाई 50% से ज्यादा अगर आप करेंगे तो अगर मतलब बैकलॉग वैकेंसी को अगर आप फिल करते रहेंगे और वो 50% ज्यादा हो जाएगी तो उन्होंने बोला नहीं 50% ज्यादा रिजर्वेशन हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट पास किया, 81st अमेंडमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने आर्टिकल 16(4) भी ऐड कर दिया, जिसमें कि बोला कि नहीं सुप्रीम मतलब एससीज और एसटीज को बियॉन्ड दिस ऑल्सो मिल जाएगा। मतलब अगर उनकी 68% हो जाता तो माना जाएगा, एप्लीकेबल होगा आर्टिकल 16(4)(b). फिर इंदिरा सोनी का केस हुआ, मंडल कमीशन आया, उसके अंदर कई सारी बातें बोली। चैलेंज 27% रिजर्वेशन बोला गया कि 50% ज्यादा नहीं होगा, ओनली इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होगा ये चीज। ठीक है। फिर उन्होंने बोला क्रीम लेयर को हटा दो और रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट मिलेगी, प्रमोशन में नहीं मिलेगी। और फिर 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 4A ऐड कर दिया गया, जिसमें कि रिजर्वेशन मिला एससीज एसटीज को इन प्रमोशन ऑल्सो। ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। आर्टिकल 16(4)(a) प्रमोशन के लिए क्या बोल रहा था, हमने बात किया था, हमने अभी तो बात किया है, इनेबल्स टू कंटिन्यू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज। अभी पढ़ा है हमने, ये देखो यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये मैंने रेड से इसलिए मार्क किया हुआ है। SCs and STs. यस ओनली दिस, उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली एससीज एंड एसटीज। Okay. ठीक है, समझ में आ गई बात ये। और आर्टिकल 14 भी क्या है, अनफिल्ड वैकेंसीज को 81st एंडेड सीलिंग ऑन रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज, बैकलॉग वैकेंसीज। अब कुछ फ्लो बन गया आपका। आर्टिकल 16(1), 2, 3, 4A, 4B कैसे आया, 16(4), 16(4)(a), 16(4)(b कैसे आया, ये सब समझ में आ गई बात आपको कि नहीं आई अभी? Yes, sir. So can you just explain this last point again, please? Unfilled vacancies वाला. अनफिल्ड वैकेंसीज में, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना अभी, ये देखो यहाँ पे पढ़ा था देवदासन केस में क्या था, बताओ, चलो आप ही बताओ, देवदासन केस में क्या हुआ कैरी था? फॉरवर्ड नहीं होना है उसमें ना, Very Carry good. forward नहीं हो रहा sir. है ना, उन्होंने बोला Right. कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अगर होगा तो टिल 50% है, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 81st अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया, जिसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 16(4)(b) को इंसर्ट किया गया। देखो ए और बी जब ये ऐसे लिखा होता तो वो इंसर्ट किया जाता है बेसिकली, है ना। Okay. तो आर्टिकल 16(4)(b) को इंसर्ट किया गया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये एंडेड द सीलिंग। ये देखो ना नीचे आ गया हमारे, ये यहाँ पे तो क्या, प्रमोशन में भी होगा, इनिशियल अपॉइंटमेंट में भी होगा और प्रमोशन में भी होगा। प्रमोशन को, जबकि इंदिरा सोनी केस ने क्या बोल दिया था, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसमें नहीं होगा। लेकिन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि नहीं, रिजर्वेशन में भी होगा, प्रमोशन में भी होगा, और अपॉइंटमेंट में तो है ही है, रिजर्वेशन में प्रमोशन में भी होगा। ठीक है। और ऐसे ही 64 भी इनफुल वैकेंसी। इज दैट वेरी क्लियर? अब ये समझ में आ गया आपको? आर्टिकल 16(1), Yes sir. 2, 3, 4 एक घंटा लगा दिया हमने, अब कुछ बचना नहीं चाहिए। ये हमारा इंदिरा सोनी केस था। इंदिरा सोनी केस में दो बातें और बोली थी इन्होंने कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, और बैकवर्ड का क्लासिफिकेशन, बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, को अडॉप्ट किया गया कि हाँ, मतलब ऐसा हम क्लासिफाई कर, बैकवर्ड क्लासेस को भी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस। जबकि इसमें, इस वाले केस में ये बात बोली गई थी कि नहीं, ऐसे हम बीसी और मोर बीसी नहीं कर सकते, इसमें ये बोली गई थी बात। बट चलो, एनीहाउ, नाउ इंदिरा सोनी एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केस समझ में आ गया। अच्छा, हमारे पास लास्ट एक आर्टिकल बचता है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। इसमें क्या है, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे वक्फ बोर्ड आप पढ़ लेना क्या होता है। वक्फ बोर्ड बेसिकली मुस्लिम्स का बोर्ड होता है। अगर इसका कोई ऑफिस है, उसका कोई चेयरपर्सन बनना है, तो चेयरपर्सन बनने के लिए उसको क्या होना जरूरी है, उसको व्हाट डू वी कॉल, इसको एक पर्टिकुलर रिलीजन का होना जरूरी है, तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए कहता है कि हाँ ठीक है, इट वुड नॉट बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16(1) एंड 16(2).
मतलब ठीक है, ऑब्वियसली अब कोई ऑफिस का ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो है ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो हम इसलिए ये अलाउ करेंगे. Shall we go ahead? We have completed Indra Shoni case and Article 16. Now we just have to read. We just have to read the next two things. वो हमें पढ़ना ही बाकी रहेगा, अदरवाइज हमारे लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं. उसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होगी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया अब तक? यस Yes. Yes, sir. आगे बढ़े हम. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll see this Maratha quota verdict. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसमें? ठीक है, 5 जज की बेंच बची, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. ये बहुत सारी बेंच होती है, वेकेशन बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है. वेकेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है तो उसके लिए अलग से 3 जज बेंच, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच, 9 जज बेंच, 11 जजेस बेंच वो बैठाई जाती है. इसका इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको. 5 जज बेंच का क्या होता है ये आपको समझ में आएगा अभी. जैसे इंदिरा सोनी का केस जो था वो 9 जज बेंच ने दिया था. अब क्या होता है कि जैसे क्या हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया कोई केस लेकर, वहां से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वेंट टू हाई कोर्ट, वहां से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट में भी सपोज करो वो मैटर मतलब एक जज नहीं देखा था, तो आई कैन अगेन अप्लाई फॉर 3 जज बेंच, 5 जज बेंच. ठीक है, वैसे तो रिव्यू पिटिशन एंड क्यूरेटिव पिटिशन के में खत्म हो जाता है, बट मैं एक बता रहा हूं आपको कि अगर कोई भी, जैसे 3 जज बेंच है, 3 जज बेंच थी, अगर 3 जज बेंच के डिसीजन को ओवरटर्न करना है तो एटलीस्ट 5 जज बेंच होनी चाहिए अगली, तभी हो सकता है. तो इंदिरा सोनी के अगर केस के डिसीजन को अगर जुडिशियरी मतलब कोर्ट ने ही ओवरटर्न करना है, कोर्ट कैन ओवरटर्न द डिसीजन, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. ठीक है, बट कोर्ट कैन. तो उसके लिए अगर 9 जजेस बेंच ने एक डिसीजन दिया है तो उससे ज्यादा जजेस बेंच होनी चाहिए, तभी उसको ओवरटर्न किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता. इज दैट वेरी क्लियर? इसलिए ये बात बोली जाती है 5 जज बेंच. इसका मतलब अगर महाराष्ट्र फिर से अपील करे, रिव्यू पिटिशन डाले, देखो कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहले होती है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बाद डलती है रिव्यू पिटिशन, उसके बाद डलती है क्यूरेटिव पिटिशन, उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद भगवान जी होते हैं, गॉड. सो दैट मींस हमारा क्यूरेटिव कहाँ तक, हाउ आफ्टर द रिव्यू एंड द थ्योरेटिक, आपने कौन सा वो क्या ये रिपीट कर सकते हैं आप ऑर्डर प्लीज? मतलब जैसे आपने कोई केस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वेंट टू हाई कोर्ट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, आई मीन जब जैसे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सो हाउ डू यू गो कि आप रिव्यू के लिए जाओगे या एक ज्यादा बेंच वाले जजमेंट के लिए? नहीं, वो बेसिकली मैं बेंच का अलग बता रहा हूँ ये, ठीक है. yes, वो अलग कॉन्सेप्ट है. बेसिकली इसके बाद 2 होते हैं, रिव्यू पिटिशन एंड क्यूरेटिव पिटिशन, दैट्स इट. अब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जितने भी जजेस थे, सपोज करो यार 3 जजेस ने ये डिसीजन दिया है जो आपको पसंद नहीं आया, तो रिव्यू पिटिशन डालने के बाद में अगर उसको हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ हम सुनेंगे आपके केस को, तो एटलीस्ट 5 जज बेंच होनी चाहिए. अगर इसमें भी आपका मतलब 5 जजेस बेंच होनी चाहिए. अगर इसमें भी आपको सेटिस्फाइड नहीं है कि रिव्यू पिटिशन में भी आपके अगेंस्ट डिसीजन गया, तो क्यूरेटिव पिटिशन डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ आपका केस सुनेंगे, तो एटलीस्ट 7 जज बेंच होनी चाहिए, तभी इस केस को आगे लिया जाएगा. तभी उसके, क्योंकि एक बात बताओ, 4 लोग अगर एक बात बोल रहे हैं और एक आदमी एक डिसीजन दे रहा है, तो किसकी बात मानेंगे? 4 लोगों का क्यूमुलेटिव डिसीजन को माना जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम सोचेंगे 4 लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, एक आदमी के पास कम दिमाग होगा, ऑब्वियस सी बात है ये, हाँ या ना. तो ये वो कॉन्सेप्ट है. इसीलिए ये बार बार बात आती है 5 जज बेंच, 7 जज बेंच, 9 जज बेंच, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है. तो वो तो Is that very मेजॉरिटी होती clear? होगी ना जजेस में उनमें. हाँ मेजोरिटी, वो तो ऐसे ही होता है कि वो बोलते हैं 5 जज, इसीलिए 5 बनाया गया ना. कहीं अगर 4 जज बेंच बना देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती, 2 ऐसे बोलते 2 ऐसे बोलते, कहाँ से आते हम डिसीजन पे. तो अब क्या है, 5 जज बेंच बना दिया, तो 3 ने बोला ऐसा डिसीजन देना है, 2 ने बोला ऐसा देना है, तो 3:2 का चला जाएगा और वो फेवर में 3 के चला जाएगा.
Is it very clear? Yes. Okay. ओके तो अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं. अब इसकी हमने काफी अंडरस्टैंडिंग ली है. A 5-judge constitution bench of Supreme Court has struck down the Maharashtra law. अब बात आती है कि महाराष्ट्र का लॉ क्या था. ठीक है. Granting reservation to the Maratha community in admissions and government jobs. आया ना. तो मतलब क्या करा, महाराष्ट्र में एक लॉ बना था जिसमें कि रिजर्वेशन दिया गया था. किसको रिजर्वेशन दिया गया था? मराठा कम्युनिटी को दिया गया था. किस चीज में दिया गया था? एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स में दिया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट है स्ट्रक डाउन. स्ट्रक डाउन मतलब कहा है, उन्होंने भी बोला है कि नहीं, दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है. हम आपका ये लॉ नहीं मानेंगे. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी. हाँ या ना? Yes. अब बेसिकली लॉ क्या था वो? तो महाराष्ट्र लॉ गेव 16% रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी इन जॉब्स एंड एडमिशन बाय टर्मिंग देम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इन द स्टेट. ठीक है, ये तो पॉपुलिस्ट स्कीम हो गई. अच्छा, अब क्या था, जैसे ये लॉ बना तो ऑब्वियसली कोई ना कोई केस कर देगा. तो केस पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला गॉट पास द स्क्रूटिनी. हाँ ये ठीक है, ये लॉ ठीक है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला हाँ ये लॉ ठीक है, लेकिन एक काम करो, आप 16% रिजर्वेशन मत दो, आप 12% दो एडमिशन में और 13% दो जॉब्स में. ऐसे कर लो आप. समझ में आ गई बात? ये फिर इसको फिर से मतलब अगेन फिर इसको फिर से केस को फिर भेज दिया गया. फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, अभी की बात है, रिसेंट की, इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है. ये देखो 6 मई की बात है. सुप्रीम कोर्ट थ्रोज आउट मराठा कोटा लॉ, साइट्स 50% रिजर्वेशन क्या. उन्होंने बोला 50% रिजर्वेशन क्या. वही कौन सा 50% रिजर्वेशन कैप? कौन सा 50% रिजर्वेशन कैप? हाँ 50%. इंदिरा सोनी केस में बोला गया था. इंदिरा सोनी केस में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता इन टोटल. ठीक है. तो अब क्या हुआ इस केस में अब ये देखिए इस केस में क्या हुआ, क्या क्या बातें हो रही थी. पहली बात ये हो रही थी कि भाई हमने ना दोबारा से देखना चाहिए इंदिरा सोनी की जो रूलिंग 1992 में हुई थी, जो उसको हमें दोबारा से एक बार देखना चाहिए कि भाई वो उसमें गड़बड़ है कुछ. ठीक है. तो अब देखो क्या था. द 9-judge सुप्रीम कोर्ट बेंच व्हेन लुकिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द ओबीसी रिजर्वेशंस इन इंदिरा सोनी केस. देखो 9 जज, मैंने बताया था ना 9 जज की बेंच थी जब इंदिरा सोनी केस को देख रहे थे. तो उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स प्रेसिडेंट्स बनाए. ठीक है. द क्राइटेरिया फॉर अ ग्रुप टू क्वालिफाई फॉर द रिजर्वेशन इज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस. पहली बात तो ये होना चाहिए. दूसरा, रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% so as to ensure efficiency in administration. However, this limit can be breached in exceptional circumstances. ये बात किया था हमने, extraordinary circumstances. किया था कि नहीं किया था? ऊपर देखो, चेक करो. Yes sir. ये देखो यहाँ लिखा है ना, रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस. तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कुछ एक्सेप्शनल हो सकता है भाई, इसमें ये एक्सेप्शन है यार, इसलिए कर देंगे हम. ठीक है. तो ये बात चल रही थी. तो उसमें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना था कि इंदिरा सोनी वर्डिक्ट मस्ट बी रेफर्ड टू अ 11-judge बेंच फॉर रिकंसिडरेशन सिंस इट लेड डाउन एन आर्बिट्रेरी सीलिंग. अपनी मनमानी सीलिंग 50%, ऐसी कह दिया 50% है. ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं हुई है कि भैया हाँ कि भैया मतलब 50% ही होनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो हमें क्या करना चाहिए, इंदिरा सोनी की वर्डिक्ट को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नो नीड टू रिविजिट द केस. कोर्ट ने ये भी बोला कि हाँ हम मानते हैं कि ये आर्बिट्रेरी है, पर अब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड भी है.
ठीक है कि नहीं, मतलब सब ये मानते हैं कि नहीं ये 50% ही होना चाहिए, ठीक है। और हाँ 50% को अगर लिमिट को करना है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस का ही करना है, इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस विच वायलेट द आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 में मैं नहीं जाऊंगा, वो अगेन एक लेक्चर में अलग से पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेसिकली ये वगैरह कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है नहीं कुछ ऐसे जिस वजह से हमें लगता है। तो दूसरी बात क्या चल रही थी, whether the Maratha law can be saved under the exception, ये बात उठी। तो भाई ये तो पहले ही पता है 50% की सीलिंग आ गई है, ठीक है। अब क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में आता है, ठीक है। तो कोर्ट आल्सो लुक्ड इनटू महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट दैट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन, ओके। अब यहां पर एक चीज और आती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब यहाँ पे आता है 102 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली ये भी आगे आएगा भी, जिसके अकॉर्डिंगली ये किया गया था कि एक एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, वेरी गुड, बैकवर्ड क्लासेस, यस, ठीक है। एनसीबीसी मतलब को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या करा, 102 सीए के लिए हमने 2 आर्टिकल्स ऐड किए, 338B और 342। I'm sorry, किसी का ना माइक ऑन है, creating a lot of disturbance. ओके, मेरा तो खैर है, मेरा ही ऑन है, बट मेरे से आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, किसी और, I don't हो know. गया बंद हो गया जिसका था। चलो ठीक है। Yes. तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया गया है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग एनसीबीसी तो बनेगा ही बनेगा, एससीबीसी भी बनेगा। एससीबीसी मतलब स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट हो गया, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन, समझ में आ गया ये कैसे बना हुआ है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये लोग रिजर्वेशन को अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या था, क्या बोला था कि भाई 85% जो है सिंस द पॉपुलेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस 85% महाराष्ट्र स्टेट में। तो अब क्या है, अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो वो तो ब्रीच करेगा ही 50% के मतलब टोटल पॉपुलेशन की 85% तो बैकवर्ड ही है हमारी। तो अगर 85% अगर बैकवर्ड ही हैं, तो अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो अल्टीमेटली सिर्फ 15% जनरल कैटेगरी के लोग बच जाएंगे, है ना, सिर्फ 15% बच जाएंगे। तो उनको मतलब उनके लिए 50%, अगर सपोज करो 50 से बढ़ के 70% भी होता है, तब भी 30% सीट तो उन 15% लोगों के लिए रह जाएंगी। सो दैट वाज देयर मतलब आर्ग्यूमेंट कि भैया ये जो 85% है, दैट मेक्स अस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। समझ में आ गई बात की नहीं आई? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बाढ़ में जाओ। एमजी गायकवाड़ कमीशन जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया था, ये चेक करने के लिए कि महाराष्ट्र स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस का क्या स्टेटस है, उसने भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं बोले हैं। उसने भी बोला है कि नहीं, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं है फॉर एक्सेस कोटा, 50% ज्यादा कोटा देने के लिए कोई एक्सेस सर्कमस्टांस नहीं है। सेकेंडली मराठा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, मराठा ज्यादा डोमिनेंट फॉरवर्ड क्लास, और ये मेन स्ट्रीम है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये पिछड़े हुए हैं कि भैया ये ना मतलब इनको सिर्फ मतलब ऐसे जॉब्स, मीनियल मतलब छोटी छोटी जॉब्स ही मिल रही हैं, लो पेइंग जॉब्स मिल रही है, ऐसा नहीं है। अच्छे मतलब पैसे वाले भी लोग हैं यहाँ पर, अच्छा बिजनेस भी करते हैं। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस नहीं है। हाँ या ना, समझ में आ गई बात ये?
महाराष्ट्र क्यों चाहता है कि महाराष्ट्र क्यों, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चला जाए? क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे कैन ब्रीच द 50% लिमिट सेट इन द इंदिरा सोनी केस। समझ में आ रही है बात सारी? यस सर एक मिनट लास्ट वाली लाइन रिपीट करना अभी जो आपने बोला देखो, कि अगर महाराष्ट्र एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस बन गवर्नमेंट जाए क्यों क्यों चाहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस बन जाए? क्यों चाहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्यों चाहती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस बन जाए? बताओ बताओ, आप बताओ। ये देखो यहाँ पर इंदिरा सोनी केस, so they can इसने बोला remove the रिजर्वेशन शुड नॉट 50%. एक्सीड 50% ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। Yes. उन्हीं केस में ये ब्रीच कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बोल सकते हैं कि नहीं अब तो हमारा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो गया है, तो अब आप हमको ये लॉ जो है, मतलब ये जो हमने जो मराठा को जो हमने रिजर्वेशन दिया है वो हमारा मान लिया जाए। Okay, sir. ठीक है, दैट वाज द Right. रीजन। अब क्या हुआ, इस अमेंडमेंट से पहले स्टेट जो है, स्टेट मतलब महाराष्ट्र स्टेट, हरियाणा स्टेट के पास में पावर होती थी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन है। ठीक है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इससे पहले किसके पास पावर होती थी? स्टेट के पास में पावर होती थी कि स्टेट ये आइडेंटिफाई करेगा कौन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। बट 102nd अमेंडमेंट आने के बाद में ये पावर प्रेसिडेंट के पास में चली गई। समझ में आ गई बात? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर मुझे एक पूछना है, यहाँ पे आप स्टेट की बात कर रहे हैं तो GOI की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये जो स्टेट मुझे बोला है, स्टेट, ये स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट, हरियाणा स्टेट। ओके ठीक है, ये वो वाला स्टेट नहीं, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया था, पहले भी मैंने बोला था। सर इस ठीक पर है। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर दो, मतलब वो भी स्टेट था ये भी स्टेट है तो? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझोगे, क्योंकि देखो अब स्टेट के कई सारे मतलब है। स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो गया। स्टेट का मतलब हरियाणा स्टेट भी हो गया। स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ मैटर भी हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट का मतलब मेंटल कंडीशन भी हो गया। अब एक ही चीज के इतने सारे मतलब है, तो आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, चलो अब आपसे ये बात हुई है तो मैं आपको एक और बात, और अच्छी बात बता देता हूं मैं आपको, बड़ा मजा आएगा आपको जान के। स्टेट से ही बात करते हैं क्योंकि स्टेट में ही सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, मेजर काम। हम आई थिंक हमने डिस्कशन किया है इस बारे में। एक मेजर काम सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? Uphold the constitution, justice. वेरी गुड। एक और बहुत मेजर काम होता है, अपहोल्ड तो कैसे करेगा, कैसे वो? Justice. ठीक है, और बताओ। Interpreting the constitution. वेरी गुड, इंटरप्रेटिंग द लॉ। ठीक है, अब इस इंटरप्रिटेशन का मतलब बता दे मुझे कोई, क्या होता है? सर सुप्रीम कोर्ट का जो ये इंटरप्रेटिंग द लॉ मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली लॉ क्या कहना चाह रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे, व्हाट ही सेड वाज फाइन, अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। तो किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था, पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड। इसमें स्टेट का क्या मतलब है मुझे बता दो अब। It's a mental state. If you Yes, feel you are very good. poor, then you'll keep. How do you know this? How do you know this? What, sir? मतलब how do you know that this वो is a तो mental condition? कंटेंट वो तो वेरी गुड, वेरी डिफाइंड है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का यही काम होता है, वो यही बताता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ, मतलब हरियाणा स्टेट नहीं है इसमें। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है इसमें। स्टेट का मतलब है, कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है मेंटल कंडीशन। यही होता है सुप्रीम कोर्ट का काम बस। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इतनी छोटी छोटी बातें, मतलब ऑफ
द स्टेट, अगर कहीं लॉ में लिखा हुआ है तो उसका ये मतलब भी होता है, उनसे कभी कभी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें ऑफ का क्या मतलब है, इस ऑफ का क्या मतलब है, ये भी पूछ लिया जाता है उनसे। ठीक है, लेट्स लीव अपार्ट दिस थिंग, आई थिंक ये गोइंग एक्स्ट्रा बियॉन्ड, ठीक है, बट चलो ठीक है। अब क्या था, पहले तो हरियाणा स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, इन सबके पास में ये पावर थी कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, पर अब ये पावर प्रेसिडेंट के पास में चली गई। प्रेसिडेंट को कौन बोलेगी? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट बताएगी। तो अब इसमें सुप्रीम स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, इट रेज द क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट एंड आर्ग्यू दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई बैकवर्ड क्लासेस curtail their powers of the states। मतलब बेसिकली क्या है कि बैकवर्ड क्लासेस की को नोटिफाई पहले कौन करा रहा था? स्टेट करा रहा था, अब कौन करा रहा है? अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करा रहा है। तो बेसिकली इट इज वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय फेडरलिज्म? हमने बात किया है इस बारे में। What do we mean by federalism? सेपरेशन ऑफ पावर। वेरी गुड। देखो सिंपल बात है, सिंपल बात है, जितनी ज्यादा पावर स्टेट्स के पास में होंगी, we will say that we are a federation, और जितनी ज्यादा पावर सेंटर के पास में होगी हम उसको बोलेंगे यूनिटरी इन नेचर। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया था कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और ये पावर कॉन्करेंट, दोनों देखेंगे, सेंटर भी देखेगा और स्टेट भी देखेगा। और इन केस इन दोनों में झगड़ा हो जाता है तो उसमें सेंटर ने जो बोला है वो मानी जाएगी बात। ये है हमारा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि भैया ये ऐसे स्टेट मतलब इनको नोटिफाई करना स्टेट का काम है, तो अब इसको प्रेसिडेंट क्यों कर रहे हैं भाई? व्हाई प्रेसिडेंट इज नोटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बाढ़ में जाओ। जो 102nd अमेंडमेंट है इज फाइन एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, क्योंकि भले ही नोटिफाई वो कर रहा हो, भले ही नोटिफाई प्रेसिडेंट कर रहा हो, बट इसमें एक चीज और थी कि किस, उन्होंने बोला ना 16% रिजर्वेशन दे रहे हैं, 16% मराठा, तो 16% किसने सेट किया? वो तो पावर आपके पास में ही है ना अभी भी, और नेचर भी आपके पास में है कि भाई 13% हमें मतलब 16% जॉब्स में देना है, 16% एडमिशन में देना है, या 15% एडमिशन में 10% जॉब्स में देना है, ये भी आपके पास ये पावर। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, 102 अमेंडमेंट इज फाइन, तो यहां से भी वो गए बाहर, ये भी उनका स्ट्रक डाउन कर दिया उनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, मेजॉरिटी वर्डिक्ट विद रिगार्ड्स टू द पावर एंड द स्टेट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड स्टेट्स। मतलब इस बारे में क्या बोला गया? 3 जजेस बेंच ऑन द बेंच हेल्ड द व्यू दैट द फाइनल से विद रिगार्ड टू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेट एसईबीसीज फर्स्टली विद द प्रेसिडेंट, उसके बाद में वो पार्लियामेंट, बेसिकली अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास में ही है वो बेसिकली। ठीक है, स्पेस फॉर द स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट रिटेन पावर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन 10%, 15% में स्पेसिफिक पॉलिसीज इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब दो स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग कि दे स्टिल हैव द पावर कि वो कितना एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन देना है उनको। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बोला कि अरे भाई तुम कोई तो हमारी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन कम से कम इतना तो मानो कि कोई नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है एटलीस्ट अपनी जो लिस्ट है जो कि सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसकी लिस्ट को अपडेट करे, शायद उसमें मराठा कम्युनिटी तब डल जाए। तो उन्होंने बोला हाँ
ये बात सुन लेते हैं हम। उन्होंने बोला कि भाई अपनी अपनी लिस्ट को अपडेट करो आप, ठीक है, मस्ट पब्लिश अ फ्रेश लिस्ट। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, और दोनों स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए, दोनों के लिए करो। अभी देखो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जजमेंट, बेसिकली 50% लिमिट को हमें नहीं करना है। टू चेंज द 50% इज टू हैव अ सोसाइटी विद नो फाउंडेड ऑन इक्वालिटी बट बेस्ड ऑन कास्ट रूल। ठीक है, हमें 50% नहीं करना है, इक्वालिटी को हमने अपहेल्ड कर दिया 50% को करके, ठीक है। और दूसरा क्या है, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट रिजर्वेशन गोज अबव 50% लिमिट स्लिपरी, पॉलिटिकल प्रेशर बन जाएगा, हर कोई गवर्नमेंट ये सेम ही करना चाहेगी, सबके सब ऐसे ही करना चाहेंगे, तो इसलिए हमने कर लिया, बचा लिया उसको। सिमिलर लॉज विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, ऐसे दूसरी अगर हमने इनको कर दिया ग्रांट तो दूसरे स्टेट्स भी आ जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, हम भी अपने में करा के वो करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया था, याद है आपको ये बात, है ना? तो वो वाला एक्चुअल में अभी ये पेंडिंग पड़ा है केस, ये पेंडिंग केस है अभी, ये आपको पता होनी चाहिए बात। ये अभी भी कोई किसी ने केस कर दिया होगा, वो केस अभी पेंडिंग है, तो टाइम जब आएगा तो उसका डिसीजन होगा। समझ में आ गया ये बात? ये केस समझ में आ गया? मतलब रिजर्वेशन तो है ये वाला, अभी चल रहा है, होता है नहीं, वो मतलब। जब तक चलेगा, जब तक या तो ये ना बोल दे स्टे करो भाई, स्टे करो, फाइनल जजमेंट अभी आना बाकी है उसको भी, ओके, ठीक है। ये समझ में आ गए दोनों चीज, ये दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में एक दूसरे के। सर SCBC का वो क्या रोल होगा अभी इसमें, ये नए सिस्टम में? वही नए सिस्टम में यही रहेगा कि वो एनसीबीसी के साथ में कोऑर्डिनेशन में चलेगा। बताओ, तुम बताओ यहाँ पे कौन क्या है। अब हर काम तो एनसीबीसी नहीं कर सकती ना, वो एससीबीसी को बोलेगी करने के लिए। ओके, बट इन द एंड फाइनल से NCBC फाइनल का से ही होगा। एनसीबीसी का ही है, यस। ठीक है, वो अपने हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से देख के करेंगे, ठीक है। शैल वी गो अहेड? ओके, अभी तो फटाफट से पढ़ेंगे, हमारे पास कम टाइम बचा है, ठीक है। लोकल रिजर्वेशन के लिए क्या चीज है ये पढ़ लेते हैं हम। हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है कि 75% प्राइवेट जॉब्स इन द स्टेट जिनकी सैलरी 50,000 से, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए रिजर्वेशन होगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। वो अब तक हम 16 में भी क्या बात करते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, 75% जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होंगी जिनकी सैलरी 50,000 से कम होगी, उसको लोकल कैंडिडेट ही लेना पड़ेगा, जो कि यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे रह रहा है 5 साल से, ठीक है। बेसिकली लोकल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है फॉर द यूथ ऑफ द अनस्किल्ड जॉब्स, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस किस पे रहेगी, कंपनीज पे रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स पे रहेगी, ट्रस्ट पे रहेगी, सोसाइटीज पे रहेगी, और ऐसी फर्म्स जिनके के अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो उनको ये बात फॉलो करनी है। फॉलो कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा 24 घंटे, हाँ देखता रहेगा किसने करा है या कौन क्या कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल है। क्यों? द लैक ऑफ सफिशिएंटली लार्ज क्वालिफाइड डोमेस्टिक वर्कफोर्स इन हरियाणा मेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, अब है ही नहीं इतने क्वालिफाइड लोग, तो क्या करें? बाल्कनाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय बाल्कनाइजेशन? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट बाल्कनाइजेशन, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो तो? सर ब्रेकअप ऑफ बिग स्टेट इनटू स्मॉलर Excellent. पार्ट। Very good. Can we have a round of applause for this person? Balkan states breaking, कई सारे स्टेट थे, वो बाल्कन टूट गया था, तो उसको बाल्कनाइजेशन बोलते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आती है बात ये, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम हर कंट्री को, हर स्टेट को ऐसे लॉ देते रहेंगे कि भाई तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, मतलब अपने अपने हिसाब से बना लो कि तुम भी 75% रिजर्वेशन कर लो, तुम 70% कर लो, तुम 80% कर लो, तो इवेंचुअली हमारा एक मिशन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो कभी हो ही नहीं पाएगा, जिसमें कि क्या होगा, balkanization, what did you say? बाल्कनाइजेशन में मींस क्या हो गया कि हम अगर हर स्टेट अपने लोकल्स को जो उनके विद इन द स्टेट है उनको रिजर्वेशन देता रहेगा। अगर 75, अगर कोई इंडस्ट्री हरियाणा में लगी हुई है उसको 75% हरियाणा के ही लोग लेने हैं, तो ऐसे तो अगर कोई पटना में कोई आदमी है और वो हरियाणा के काम करना चाहता है, ठीक है,
और वो हरियाणा के काम करता है, तो कर ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि उसको रिजर्वेशन में ही चला जाएगा वो। तो हमारा जब हमें फ्रीडम मिली थी तो ये था ना कि भाई कि हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी, मतलब आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, कि मैं बॉम्बे में जाके रहना चाहता हूँ, वहीं काम करना चाहता हूँ, वहीं पे ही, मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे लॉज लगा दूंगा कि 75% रिजर्वेशन, आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुका है। आंध्र प्रदेश में फर्स्ट स्टेट 2019 में किया था, उसमें उन्होंने भी लोकल्स के लिए ही कर दिया था कि भी ऐसा कर दो, ठीक है। बट अगर ऐसा करेंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, हम फ्रेगमेंट्स कर रहे हैं ना, सबके फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं हम सबका। हम एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कर ही नहीं पाएंगे कभी भी हम। कोई यहाँ से मोबिलिटी नहीं होगी, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर है ही नहीं फिर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल इनहिबिट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे कम होगा इससे, थिंक ऑफ इट, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। अब अगर सपोज करो उतने स्किल्ड लोग ही नहीं है हरियाणा में, 75% लेने हैं, तो वो क्या होगा, अनस्किल्ड। तो क्या होगा, जो मेरे को अगर इंडस्ट्री लगानी, मैं सोचूंगा यार छोड़ना यार, यहाँ पे क्यों लगाऊं, मैं गुजरात में जाके लगाऊंगा, वहां पे मैं बिहार से भी बुलाऊंगा लोगों को, और यूपी से भी बुलाऊंगा, महाराष्ट्र से भी बुलाऊंगा, यहाँ की लेबर को लेके मैं इधर यहाँ पे काम कराऊंगा इनसे, ठीक है। तो ओवरऑल गुजरात में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा में तो क्या है कि इन्होंने बोल दिया 75% यहीं पे देनी है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जब मैं इंडस्ट्री कम लगाऊंगा तो इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी। इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया? विल इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन। Okay, this move is likely to hurt the low-skilled workers and push the state's industrial and service sector towards greater informalization. In other words, the same workers will be paid less and have next to nothing social security because they will be not be formally on the payrolls. मतलब क्या होता है, देखो एक बात और समझो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब देती है किसी को, सपोज करो आपको मेरे को जॉब दिया, आई एम वर्किंग इन राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली, ठीक है। तो अब जब मेरे को जॉब दिया गया तो मेरे को ये साथ में हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को मेरे हॉस्पिटल ने करके दिया है, हाँ भाई आपको मिलेगा। मेरा ईएसआई करके दिया है उन्होंने, हाँ भाई मेरे पैसे काटते हैं, थोड़ा सा खुद पैसे डालते हैं और मेरे को ईएसआई प्रोटेक्शन भी देते हैं, ठीक है, इनकेस पेंशन के बाद की बात आती है एंड ऑल दैट, तो ऐसे करके। तो ये सोशल सिक्योरिटीज होती हैं। ये कब होगी, जब मैं इस हॉस्पिटल के पेरोल पे आऊंगा, मतलब रजिस्टर होगा, एक रजिस्टर होगा, उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, डॉक्टर अमन राज गुप्ता, एम्प्लॉय डेप्यूटी मैनेजर ऑपरेशंस इन राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। ऐसे करके जब तक लिखा नहीं होगा, दैट मींस क्योंकि वो रजिस्टर में लिखा हुआ है, और रजिस्टर में लिखा हुआ है, ये रजिस्टर जाता है लेबर कमिश्नर के पास में और वो चेक करता है। तो पेरोल बोलते हैं उसको, पेरोल। अब क्या होगा, जब मुझे लोकलाइज्ड यूथ को ही देनी है, ठीक है, जॉब्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि यार रोल पे ना रख के मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेता हूं। तो जब पेरोल पे नहीं आएंगे तो क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे तो मुझे ना तो हेल्थ इंश्योरेंस देना है, ना ईएसआई देना है, ना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देना है, ना मिनिमम वेजेस एक्ट देना है, कुछ भी नहीं देना मुझको, बाहर में जाओ, कुछ देना नहीं। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय है उसकी सोशल सिक्योरिटी मारी जा रही है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा, है ना। तो इससे इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ेगी, बेसिकली इनफॉर्मल तरीके से रख लिया हमने उसे काम पर। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अच्छा, इससे क्या होगा, इंस्पेक्टर राज करप्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि भाई अगर किसी फर्म को एग्जेम्पशन चाहिए फ्रॉम द 75% कोटा, तो उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास में इनफ क्वालिफाइड वर्कर्स नहीं है। और इससे क्या होगा, इनके डिस्क्रिशन पे आ जाएगी बात, और वो कहेंगे कि भैया इतने पैसे दो, उतने पैसे दो, ये उस दिन आओ। और इससे क्या होगा, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल गो डाउन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल हैम्पर, करप्शन बढ़ेगा, पैसे लाके दो, ये करो वो करो। इन द सेम वे इकोनॉमिक रिकवरी में इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक रिकवरी में भी इम्पैक्ट करेगा। जब इंडस्ट्री लगेंगे नहीं तो जॉब ही नहीं जनरेट होगी। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, लेबर रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या करेंगे, भाड़ में जाए, हम नहीं डालते, हम डालेंगे ही नहीं, कर लो तो तुम्हें करना है।
भाई मेरे को कोई जबरदस्ती थोड़ी ना बोल सकता है कि तुम इंडस्ट्री लगाओ इधर, बोल सकता है मेरे को कोई जबरदस्ती? नहीं बोल सकता। बाद में तो मैं गुजरात में जाके लगा लूंगा, मैं राजस्थान में जाके लगा लूंगा, मैं मध्य प्रदेश में जाके लगा लूंगा, वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सारा जो है मूव गुजरात और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में चला जाए। इससे कंप्लायंस बर्डन भी बढ़ेगा। कंपनी है उसको ये भी दिखाना पड़ेगा, हाँ भाई 75% हमारे पास में जो है हरियाणा के ही हैं। ठीक है, देखो उनकी 50,000 से कम की सैलरी है, पूरा का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। हर कंप्लायंस बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व करती है। मैं आपको बता दूं, अभी व्हेन आई वाज ऑन द कोविड ड्यूटीज, तो मैं बता दूं, हमने एक अलग से एक आदमी रखा था कि गवर्नमेंट के अपडेट पोर्टल को अपडेट करने के लिए, मतलब एक आदमी को अलग से रखना पड़ा था कि तुम पोर्टल अपडेट करो बस, और तुम्हारा कोई काम नहीं। और पोर्टल में 1000 चीजें थी, 1000 चीजें। तो ऐसे कंप्लायंस बढ़ना। अभी एक आदमी हमारा एक्चुअल काम पेशेंट की जान बचाने में नहीं लग रहा, वो सिर्फ पोर्टल भरने में लग रहा है। So that itself is one big problem. I hope this is clear with all of you. Impacts all states labor market. ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर से ठीक है, ये पढ़ लेना इसको। लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री वालों से तो पूछा ही नहीं तुमने, इंडस्ट्री वालों से तो पूछा ही नहीं, कि भाई उनसे भी पूछ लेते कि भाई कुछ तुमने अनाउंसमेंट करी है तो एक बार उनसे पूछ लेते। ठीक है, और तुमने एकदम से बोल दिया कि कल से 75% कर देना। अरे भैया ये बोलते कि 3 साल के अंदर हमें करना है या 5 साल के अंदर करना है, तो अभी जो मेरे पास में एम्प्लॉयज है क्या मैं निकाल दूं? कुछ बताया नहीं ढंग से, या कुछ ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं करा इस बात को, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करो कि भाई 3 साल 5 साल एकदम से कैसे हो सकता है ये सब चीजें। ठीक है, अब क्या होगा, स्मॉल फर्म्स इम्पैक्ट प्लान्स ऑफ स्मॉल फर्म्स, इंडस्ट्री और द ओपिनियन दैट द लेजिस्लेशन वुड डैमेज स्मॉल फर्म्स एंड हॉल्ट एक्सपेंशन प्लान्स। देखो उन्होंने 75% वहीं से लेने हैं, तो जॉब, इससे अल्टीमेटली जॉब डिस्ट्रक्शन होगा, क्रिएशन तो होगा ही नहीं इससे, तो लोकल्स को और ज्यादा प्रॉब्लम होगी इससे। दिस इज अगेन द स्पिरिट ऑफ फ्री मार्केट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, while the constitutional guarantees the reservation has been limited to public employment, attempts to extend it to private sector पे भी अगर मुझे डाल देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ लिखा नहीं है सच, तो वैसे इस बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। मैंने बताया था ना आपको, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है सिर्फ, ये तो उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो हम इसको कुछ अलग से बात भी नहीं बोल सकते, हाँ देखो केस कर दिया हमने, केस भी नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। या तो कोई लॉ है इसके ऊपर, या कुछ और बात हो, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो। बेसिकली क्या है, स्टेट जो है, स्टेट मतलब हरियाणा स्टेट जो है, इज एब्डिकेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, क्या कर रहे हैं वो, बेसिकली वो सिटीजन्स पे डाल रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज पे डाल रहे हैं कि भाई तुम करो इनका काम। By mandating private sector to adopt reservation policy, the state is delegating its role to the citizens, which is criticized by some as abdicating the responsibility. अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमें इक्वालिटी लानी है, सब्सटेंशियल इक्वालिटी लानी है। क्या होगा, पब्लिक सेक्टर जॉब्स कंस्टिट्यूटिंग ओनली अ मिनिस्क्यूल, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब्स है नहीं, इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर को ही बोलना पड़ रहा है, तभी तो इक्वालिटी आएगी। इनका कहना ये है। और गवर्नमेंट का क्या कहना है कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो होती है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूज करती है, जैसे रोड हो गई, बिजली हो गई, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, तो इसको यूज करती है, सब्सिडाइज लैंड यूज करती है, पैसा उनसे सस्ते में उठाती है। तो इतना काम तो उस इंडस्ट्रीज का भी बनता है कि भैया हमारे 75% यूथ को ही काम दे। ठीक है, और जब ये सेम चीज एजुकेशन में की जा सकती है तो व्हाई नॉट इन दिस। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में आया हुआ है हमारा, व्हाई नॉट इन दिस प्राइवेट जॉब्स, उनका ये बोलना है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप इसको। We'll move on to electoral bond scheme. I think we have already exceeded 10 minutes, 7 minutes. Shall we continue this, or we should continue in the next class? Sir, can we Because you continue in do- the next class, please? Okay. ये दो हैं, फिर हम नए और ले लेंगे।
आई थिंक मेरे को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, मैंने आई थिंक आर्टिकल Yes, sir. 16 में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया मैंने, बट आई होप आपको आर्टिकल 16 एंड ऑल क्लियर हो गया होगा सब, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है उसमें। अब ये तीनों चीजें आप एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से, तीनों को इन कंजंक्शन पढ़ोगे एक साथ में तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। वैसे आप इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड इसको भी आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। और एक फिल्म सर्टिफिकेशन, ये वाला पढ़ लेते हैं, ये वाला बहुत सिंपल है, छोटा है, 5 मिनट का ही चीज है। तो बेसिकली क्या है, फिल्म सर्टिफिकेशन का ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल क्या होता है कि कोई भी बॉडी होती है, बॉडी मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होती है, जो भी होता है, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ कंप्लेन करनी है तो उसके ऊपर एक कोर्ट होता है, उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो ये समझने की बात है कि बना कैसे था FCAT 1980, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सेक्शन 5D के अंडर सिनेमेटोग्राफी ग्राफिक एक्ट के अकॉर्डिंगली बना हुआ था। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो CBFC सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि सर्टिफिकेशन देती है किसको, सर्टिफिकेशन किसको देती है, फिल्म्स को सर्टिफिकेशन देती है। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी देती है। फिल्म्स को जो सर्टिफिकेशन देती है, अगर सपोज करो जैसे आपने मूवीज सुनी होंगी, उड़ता पंजाब के साथ में बड़ी दिक्कत आई थी, उड़ता पंजाब के साथ में, और पद्मावत के साथ में काफी दिक्कत आई थी, और हरामखोर मूवी के साथ में काफी दिक्कत आई थी। तो क्या होता है, ये सर्टिफिकेशन देती हैं। अब फिल्म प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं नहीं, इसको आपने ए कैटेगरी में कैसे डाल दिया, ये तो U/A कैटेगरी की मूवी है, ठीक है। तो अब इस केस को लड़ने के लिए कहाँ जाया जाता है, FCAT में, कि भाई अगर मैं सर्टिफिकेशन से खुश नहीं हूं तो मैं FCAT में जाके अपील कर सकता हूँ, ठीक है। द ट्रिब्यूनल वाज हेडेड बाय चेयरपर्सन, चेयरपर्सन होता था, 4 और लोग होते थे इसके अंदर, दिल्ली में हेडक्वार्टर था इसका। अभी करता क्या था, बेसिकली ऑल फिल्म्स मस्ट हैव अ CBFC सर्टिफिकेट, हर फिल्म के पास में CBFC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसका यही काम था। तो ये अब CBFC क्या काम करता है, CBFC ये सर्टिफिकेशन देता है, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जिबिशन, पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन अप टू age 12, restricted to adults, restricted to specialized group people such as engineers and doctors। तो ये सर्टिफिकेशन देता है ये इनको। आपने देखा होगा UAL का रहता है हर मूवी में, ठीक है। तो CBFC क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है किसी को सर्टिफिकेशन। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि CBFC के सर्टिफिकेशन से वो खुश नहीं था प्रोड्यूसर, तो वो कहाँ जाता था, FCAT जाता था, और FCAT ने ओवरटर्न कर दिया डिसीजन CBFC का। ये बोलते हैं नहीं नहीं बैठ जाओ तुम, मतलब इनको सर्टिफिकेशन दे दो, दैट्स व्हाट, कि आप चुप बैठ जाओ। अब ऐसे कौन कौन से FCAT के कौन कौन से डिसीजन है, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जिसमें क्या था, लेडी ओरिएंटेड मूवी थी। तो अलंकृता श्रीवास्तव ने बोला कि FCAT में जाके कि भाई मतलब कुछ सीन्स काट दो इनके और A सर्टिफिकेट के साथ में हम रिलीज करवा देते हैं। हरामखोर मूवी वेरी प्रोवोकेटिव इन नेचर, मतलब CBFC ने बोला वेरी प्रोवोकेटिव इन नेचर, FCAT ने बोला नहीं नहीं, इट इज फर्दरिंग अ सोशल मैसेज एंड वार्निंग टू द गर्ल्स टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इस बारे में उनको बताया गया है, तो उसको कर दो, ठीक है। ऐसा ही कई मूवी, मैसेंजर ऑफ गॉड, कालाकंदी, मुझे पता नहीं है मूवीज के बारे में, बट इनके बारे में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। अब FCAT के आने से, एबॉलिश होने से क्या प्रॉब्लम होगी, अब FCAT में क्या है, पहले तो CBFC से अगर कोई नाखुश है प्रोड्यूसर तो कहाँ जाता था, FCAT जाता था। अब FCAT है नहीं तो वेयर दे कैन गो नाउ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी अगर दे नॉट सेटिस्फाइड तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी नॉट सेटिस्फाइड तो रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन से नॉट सेटिस्फाइड टू क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन से नॉट सेटिस्फाइड टू गॉड, मतलब गॉड मतलब अगेन ये, आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, वही चीज सेम इधर चलेगी। अब होगा ये कि हर फिल्म मेकर को डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, पहले तो हाई कोर्ट का काम बढ़ेगा, ठीक है। और
और क्या है, हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो और इससे और ज्यादा उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल डिले हो जाएगा। ठीक है, तो एफसीएटी से तो फटाफट डिसीजन होता था, क्योंकि ट्रिब्यूनल का क्या है, वो काम ही सिर्फ फिल्म से रिलेटेड कर रहा है। हाई कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट में तो हर तरह का केस आते हैं। आप जैसे आप ये देखिए, एफसीएटी का काम क्या है, सिर्फ ऐसे ही एफसीएटी का काम सिर्फ ऐसे ही केसेस को देखना है। अगर इससे भी आदमी खुश नहीं है तो सीबीएफसी, सपोज करो सीबीएफसी वर्सेस द फिल्म प्रोड्यूसर है ना, तो इसमें सीबीएफसी हार गया तो दे कैन गो टू हाई कोर्ट, फर्दर दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, फर्दर रिव्यू पिटीशन, फर्दर क्यूरेटिव पिटीशन, सेम चीज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ठीक है, और जो स्मॉल बजट वाले मूवी होती होंगी, ठीक है, उन वो अप्रोच तक जाए, कोर्ट तक जा ही नहीं सकते, इतना टाइम वेट ही नहीं कर सकते। वो 10 करोड़ मूवी में लगा है, उन्हें पता चले कोर्ट में जाना है, 5 साल तक फिल्म लटकी हुई है। आर्बिट्रेरी डिसीजन, बस ये भाई सडनली ले लिया गया इसको कंटिन्यूएशन का, किसी से बात भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, किसी से बात भी नहीं करी कि इसको हटाने से पहले क्यों हटा दिया। बेसिकली ये एक रेस्ट्रिक्टिव मूव की तरह देखा जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि सीबीएफसी जो होती है सेंटर की गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी का मतलब बेसिकली हम गवर्नमेंट का रोल जो है फिल्म सर्टिफिकेशन में बढ़ा रहे हैं, है ना, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम एंड एक्सप्रेशन को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि मूवीज ऐसी बनाई जाती है जो सोशल मैसेज देंगी, बिकॉज मूवीज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और अगर गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल रही है तो भैया सीबीएफसी उसको रिलीज ही नहीं होने देगी, तो वो एफसीएटी के पास चले जाते थे, तो एफसीएटी फटाफट से उसको कहते नहीं नहीं रिलीज करो उसको, रिलीज करो उसको, वो ये बोलते थे एकदम से। तो एफसीएटी क्या करेगा, अब क्या होगा, एफसीएटी तो है ही नहीं, अब उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वो सोचेगा यार तो बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ यार मैं ऐसी मूवी नहीं बनाता, क्यों पैसे डालू मैं इसमें सोशल मैसेज में, मुझे क्या सोशल करने की जरूरत पड़ी है, बाहर में जाए। ठीक है, so this was a small topic of FCAT. I think this is clear with all of you. Electoral bond scheme हम next class में लेंगे, and then परसों हम एक और क्लास लेंगे, मैं उसके लिए टॉपिक्स आपको कल बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट शेयरिंग। आई होप आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा। ऐसे ही मैं टॉपिक्स और लेके आऊंगा एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू थिंग्स फ्रॉम 4-5 टॉपिक्स ऐसे लेके हम करते रहेंगे, तो हम बाय द टाइम हमारा इंटरव्यू होगा तो हम कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। Is that okay? Sir, I have one small question about Yes. FCAT. Yeah, please go ahead. सर FCAT में वहाँ पे लिखा था कि हाई कोर्ट्स को ही अप्रोच करना पड़ेगा, तो इसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि या फिर सेशंस कोर्ट या लोअर कोर्ट्स को भी मतलब कर सकते चले हैं? जाओ सेशन कोर्ट में जाके फिर आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। देखो वो छोटे मतलब छोटे ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट ही जाना है? ना 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 ना, वो अल्टीमेटली तो वो वहीं जाएंगे फिर। ओके ओके सर। एंड सर अल्टीमेटली दे तो हैव टू गो देयर। एफसीएटी को अबॉलिश करने का ये क्या था, इफ एवरीथिंग इज नेगेटिव अबाउट इट? सॉरी, एफसीएटी को अबॉलिश करने का पर्पस क्या था, इफ एवरीथिंग इज नेगेटिव, आउटकम सारे नेगेटिव है तो? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? ठीक है, देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ रहा है, अगेन मैं सोच रहा हूँ कि यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कितना पुअर चल रहा है इस वक्त, मैं इस पे एक मूवी बनाना चाहता हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू एक्सपोज द गवर्नमेंट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो क्या होगा, लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि यार ऐसे ऐसे चीज हो रही है। अगर आप ध्यान से सोचो, एक मूवी आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किसकी मूवी थी वो? अबाउट मनमोहन सिंह ना? वेरी गुड, मनमोहन सिंह। तो मुझे इसकी रिलीज डेट बता सकते हो? याद नहीं है सर। की रिलीज डेट थी जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। यस, एक्सीलेंट। तो वो ट्राइंग टू से कि भाई ये देखो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक मूवी बनी थी, उसमें क्या था, उसमें संजय बारू ने की बुक पे बनी हुई थी ये कि भाई मतलब मनमोहन सिंह ने कैसा कितना वीक प्राइम मिनिस्टर था। दे हैव ट्राइड टू शो इट इन दैट वे। ठीक है, और इसी के साथ में एक और मूवी रिलीज हुई थी,
So Narendra Modi's movie. Very good, excellent. Was trying to say yes. अब ऐसे टाइम पर तुमने ये मूवी रिलीज कर दी है, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप OTT देखते हो, व्हाट इज OTT? स्ट्रीमिंग सब प्लेटफॉर्म्स जो भी होते हैं, ओवर द टॉप कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो अगर आप देख रहे हो तो आजकल एक, मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा 1984 राइट्स के ऊपर बनाई जा रही है मूवी। क्यों? वो उस पर सीरियल बनाया जा रहा है, रीजन बता सकता है कोई? So narrative push करने के लिए एक certain way. वेरी गुड, एक्सीलेंट। समझो बात को, भावनाओं को समझो। ओके सर पंजाबी इलेक्शन है इसलिए हो रही है वो। हाँ, ये भी हो सकता है। ग्रहण सर, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके अगेंस्ट कोई ये नहीं, कहीं पे कुछ पढ़ा नहीं कि कुछ हो रहा है FCAT को अबॉलिश करने, कुछ हुआ था क्या? अगर हम कोविड की न्यूज से हमें मतलब टाइम फुर्सत मिले तो ओके ठीक है तो हम करें। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऐसे पहले मतलब इनफैक्ट मैं बताऊं तुम्हें कि मैं भी जिस टाइम ये हुआ था तो उस टाइम मेरे को भी ज्यादा अवेयरनेस, बाद में पता चला अच्छा ऐसा भी हो गया, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा क्योंकि एकदम कंप्लीटली अनअवेयर टॉपिक था मेरे लिए भी। तो मैंने भी आई थिंक अप्रैल में मैंने मई में पढ़ा है शायद इस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली। फिर मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा था, मुझे समझ में आया अच्छा जी ये हो रहा है। ओके सर काफी फिल्म मेकर्स ने उस टाइम पे बोला भी था, मतलब प्रोटेस्ट अच्छा, भी मुझे किया पता था। नहीं भाई, मैं तो कोविड ड्यूटीज में लगा हुआ था, मुझे नहीं पता क्या बोला किसने, ठीक है। सर हमारा पर्पस ये नहीं है, सुनो मेरी बात, हमारा पर्पस ये नहीं है कि भाई इसमें क्या किसने क्या बोला क्या नहीं करा, हमारा पर्पस वो है ही नहीं। हमारा पर्पस ये है कि ये देखो, अगर आपसे कोई पूछे FCAT को, मैं आपको बताऊं मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज भी पढ़ाया जाता है टेस्ट में, अगर आपको नहीं पता है बात तो। मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और reservation and all is already a social topic, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एकदम से पूछ ले। हमारा पर्पस ये नहीं है कि भैया हमें PhD करनी है इस पे, नहीं। हमारा पर्पस ये है कि वहां बैठे और हमसे पूछे भैया FCAT कर दिया तो उसका बताओ क्या प्रॉब्लम होगी उससे, तो हम ये कुछ बातें बता सके बस। तो बेसिकली हमारा पर्पस इतना सर है। अवेयरनेस रहना चाहिए, इन डेप्थ जानना Yes. जरूरी नहीं है। इन डेप्थ जाना जरूरी नहीं है भाई, कल को पूछो तो कुछ तो बोलने लायक रहो, तो बोलोगे कि भैया क्या इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। ऐसा PhD नहीं करनी है हमने, बस हमने क्या करना है, हाँ भाई 4-5 बातें बोल सके, इंप्रेशन झाड़ सके कि उनके सामने कि हाँ हम एक अच्छा जानते हैं, हम अच्छा पढ़े लिखे हैं, बस कुछ पूछे। अब अगर एकदम से आपसे पूछे कि FCAT के इम्पैक्ट ऑफ FCAT, तो तुम आपको पहले ये पता ही नहीं है FCAT की फुल फॉर्म क्या है, और अभी भी बता दे मेरे को कोई, व्हाट डू वी मीन बाय FCAT? सर फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। वेरी गुड, चलो थैंक यू। तो एटलीस्ट क्या होना, एकदम से छत ना देखने लगो अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये तो पता ही नहीं है मेरे को, ठीक है। तो हमारा इन लेक्चर सीरीज में हमारा यही रहेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस करा दिया जाए, ठीक है। सर इसमें एक वो था कि लोअर कोर्ट्स में जा सकते हैं क्या सर? उसमें एक करेक्शन था, मतलब नहीं जा सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेशंस का वो है, तो सीधे हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके 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 ओके, हाँ अच्छा आपने भी I think you are right. I think you are right because ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात होती है तो सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मैटर को लेते ही नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज, ऐसी 3-4 टॉपिक्स लेंगे और उनको हम थोड़ा डेप्थ में भी समझेंगे और चीजों को भी समझेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। let us just finish this thing off. Okay, take care. Next class में मिलते हैं हम। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye, sir. Thank you, sir.